हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी गद्य खंड का 7th वाला चैप्टर पढ़ेंगे, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है गिन्नी का सोना, जो इस साल 2020 से हटा दिया गया है, और दूसरा पार्ट है जैन की देन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। आपने लास्ट वीडियो में आपका जो 6th चैप्टर था, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उसको पढ़ा। आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। चलिए, ये जो आपका 7th चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं रविंद्र केलेकर। इनका जन्म 1925 और मृत्यु 2010 में हुई। फर्स्ट पैराग्राफ है, 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। मतलब उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही वो गोवा मुक्ति आंदोलन में एक आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसका नाम है गोवा मुक्ति आंदोलन। गांधीवादी चिंतक के रूप में वे विख्यात। केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन की विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने कई पक्षों और मान्यताओं पर अपने खुद के व्यक्तिगत विचारों को समाज के सामने रखा। इनकी अनुभवजन टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ साथ, मतलब उन्होंने खुद चिंतन किया और उसकी मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। मतलब उन्होंने मानवता के ऊपर और सत्यता तक पहुंचने की उनकी चेष्टा रहती है। सेकंड पैराग्राफ, कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, कोंकणी भाषा का नाम है, और मराठी भी। कोंकणी में 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर का नाम सुना है आप लोगों ने, कि अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। थर्ड पैराग्राफ, गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियाँ हैं। कोंकणी में उजवाडाची सूर, समिधा, सांगली, ओथाबे। मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। अभी हम पहले पार्ट पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है, कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है, कविता का गुण होता है, पर यह गद्य की बात की जा रही है, कि जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। मतलब जो मेन जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ग्रहण कर लो, बाकी को उड़ा दो। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है। मतलब पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल बात को कम शब्दों में समझा देना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएँ, आगम कथाएँ, जातक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखक के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। मतलब उनकी कोंकणी भाषा में रविंद्र केलेकर ने भी इसी तरह का काम किया है। बहुत लंबी चौड़ी बात को कम शब्दों में समझा दिया है। सेकंड पैराग्राफ, प्रस्तुत पाठ में प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। मतलब थोड़े में नहीं, बहुत कुछ समझने की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग, गिन्नी का सोना। देखिए, हम इसका से शॉर्ट यहीं से समझ लेते हैं। ये हटा दिया इस साल, आपके चैप्टर को 2020 में से हटा दिया गया है, पर हम एक शॉर्ट सिर्फ यहाँ से समझते हैं कि पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। मतलब यहाँ गिन्नी के सोने में एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रभावित किया, मतलब बताया गया है, प्रभाव को बताया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों को जीना सिखाता है, ऊपर उठाता है, वैसे व्यक्ति के लिए बात कही गई है।
कि सोना सोना ही होता है और लोहा लोहा ही होता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखिए इसका दूसरा प्रसंग, झेन की देन। दूसरा प्रसंग झेन की देन जो है बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। अब यहाँ जो जापान के लोगों की दौड़ कितनी तीव्रता के साथ है उसके बारे में बताया गया है जो हम पढ़ेंगे। झेन की देन, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, लेखक क्या कह रहे हैं कि रविंद्र केलेकर अपने मित्र से पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं, जापान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको कौन सी बीमारी अधिक होती हैं। तो दोस्त ने जवाब दिया मानसिक। उन्होंने जवाब दिया यहाँ से 80% लोग मनोरोग हैं, मतलब यहाँ के 80% लोग जो हैं वो मानसिकता से ग्रसित हैं। ग्रसित से मतलब उनको दिमाग की बीमारियाँ ही होती हैं। और प्रश्न पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। पैराग्राफ देखेंगे सेकेंड, कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। मतलब जापान के लोगों की स्थिति बताई जा रही है कि यहाँ कोई चलता नहीं, यहाँ के लोग दौड़ते हैं, कोई बोलता नहीं बकता है, मतलब बोलने की बजाय वो क्या करते हैं, बकते हैं। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। मतलब व्यक्ति के पास जब अकेला होता है, कोई काम नहीं होता, तो भी वो अपने आप में बड़बड़ाते रहता है। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। जापान के लोगों के दिमाग में है कि हमें अमेरिका से आगे निकलना है, इसकी दौड़ में हम लगे हुए हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। मतलब यहाँ देखिए उनका जो काम करने का तरीका क्या है, जो 1 महीने में होता है वो क्या कोशिश करते हैं कि उस काम को वो 1 दिन में ही कर लेते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार जो है हमेशा तेज़ी रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लग जाता है, क्योंकि दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता है, उसकी रफ्तार हमेशा मन की रफ्तार चलती रहती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, तनाव जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, और पूरा इंजन टूट जाता है। इसी कारण जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। क्या कारण है कि काम की गति बहुत तेज है, दिमाग की गति सोचने समझने की और बड़बड़ाने की, मतलब लगातार दिमाग काम करता ही रहता है, इसलिए उनके मानसिक रोग बढ़ गए हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। अब टी सेरेमनी क्या है, ये एक विधि है, चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। क्या कहते हैं, चाय पीने की विधि को क्या बोला जाता है जापान में, चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहाँ लेखक गए थे अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर क्या थी, एक 6 मंजिली इमारत जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली 8 तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पत्ते से बनी हुई एक पर्णकुटी बनाई हुई थी, जैसे पत्तों से बनी हुई है। बाहर बेडअप सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था। बाहर मतलब उस कुटिया के बाहर एक मिट्टी का बर्तन रखा था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे, तौलिए मतलब टॉवेल से पोंछे और अंदर गए। कहाँ गए, वो जो पर्णकुटी की एक पर्णकुटी जो बनी हुई थी, पत्तों से बनी हुई कुटी जैसी, वहाँ गए। अंदर चाजिन बैठा था। चाजिन मीन्स चाय बनाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, मतलब झुकते हुए उसने प्रणाम किया। दोजो, दोजो का मतलब होता है ये आइए तशरीफ लाइए, झुकते हुए उसने बोला, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी और वहाँ चूल्हे पर अंगीठी सुलगाई। ऐसा नहीं कि गैस लगा दिया और चाय बना दी, ऐसा नहीं, वहाँ का तरीका अलग है। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए, मतलब चाय बनाने के, चाय छानने के जो भी बर्तन यूज़ में होते हैं, कुछ बर्तन पास में कमरे में जाके लेके आया और उसको भी टॉवेल से उसने साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उनकी हर भंगिमा से लगता था, मतलब बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से, मतलब उसने काम इस तरह से किया कि आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बहुत शांत तरीके से, बहुत गंभीरतापूर्ण उसने काम किया, मानो
जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। मतलब उसके काम को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, यह देखकर बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी में पानी का दबदबाना भी सुनाई दे रहा था। मतलब जो चाय बन रही थी और पानी में जो उबाल आ रहा था वो भी सुनाई दे रहा था। कहाँ पर? जहाँ पर चाय बन रही थी। मतलब जापान में एक 6 मंजिली इमारत के ऊपर ये सारी क्रियाएं चल रही थी, जहाँ लेखक अपने दोस्त के साथ गया था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, चाय बन गई। कहाँ पर? चूल्हे पर। अंगीठी सुल गई और फिर चाय बनाई थी ना उसने, तो उसने चाय बनने के बाद फिर वह प्याले में मतलब कप में छानी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। कितने मित्र थे? 3। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। मतलब ये जो चाय पीने की जो इनकी जो रस्म है या विधि है, उसमें शांति शब्द एक बहुत विशेष मायने रखता है। ये यहाँ सिर्फ दिमाग को रेस्ट देने के लिए और अपना मन और मस्तिष्क स्थिर करने के लिए ये लोग चाय पीने जाते हैं। कहाँ? जापान के लोग, है ना। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इस टी सेरेमनी में सिर्फ 3 व्यक्ति ही होते हैं जो उस पर्णकुटी के अंदर जाते हैं। जो पर्णकुटी जैसी बनी हुई है उसके अंदर बैठ के सिर्फ 3 से अधिक व्यक्ति नहीं जाते, सिर्फ 3 व्यक्ति ही जाते हैं। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। कितने घूंट? 2 घूंट। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। 2 घूंट चाय थी पर वो होठों से सिर्फ वो चाय को लगा रहे थे और रख रहे थे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। ओहो, 2 घूंट चाय पीने के लिए कितना टाइम लगाया? 1.5 घंटा, जो हम सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं, है ना। देखो, वो ये जापान की विधि थी, पर वो किस तरह से चाय पीते थे? अपने दिमाग को शांत करने के लिए। उनका मेन उद्देश्य यही होता था कि चाय तो एक सिर्फ बहाना होता था, पर वो अपने दिमाग को रेस्ट देते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। मतलब सोचने वाली जो तीव्रता थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। मतलब इतना माहौल वहाँ का शांत था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। ये हर व्यक्ति के साथ होता है कि या तो हम हमारी पुरानी बातों को याद करते हैं या आने वाले भविष्य के लिए सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। मतलब दोनों ही काल झूठे होते हैं। हमारा असली या सच्चाई क्या है? वर्तमान में है। एक चला गया, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने तो वर्तमान क्षण है। मतलब हम किस में जीते हैं? वर्तमान में। वही सत्य है और यही होना चाहिए, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। मतलब वो वर्तमान में ही जी रहे थे और वो चाय जो पी रहे थे 2 घूंट, 1.5 घंटे तक जो उसने चाय पी, जिस शांत माहौल में वो रहा और उसने सोचा, तो वो समय उसके लिए क्या था? अनंत काल, काफ़ी लंबा समय तक था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। लेखक क्या कह रहा है कि जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ कि इतनी तेज रफ्तार की ज़िंदगी के साथ भी अगर हम 1.5 घंटे 2 घूंट चाय पीते हैं और किस शांत माहौल में, कुछ नहीं सोचना कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, हम वर्तमान में जी रहे थे। जैन परंपरा की ये बड़ी देन मिली जापानियों को। मतलब जापानियों की जो ये रीति बहुत ही अच्छी लगी और इसके माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहें कि किस तरह से हम कितना भी तेज़ रफ्तार से जिए पर हमें थोड़े से हमारे दिमाग को शांत करना चाहिए। और एक जापानी टी सेरेमनी का उदाहरण देते हुए समझाया। ओके, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें और समझें। ओके, हैव अ नाइस डे।